डेट थी सितंबर 12, 1997। सिटी थी लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया। सपनों का शहर, सितारों का शहर, एक डार्क अंडरबेली भी। उस फ्राइडे नाइट शहर बसलिंग था। लोग काम से घर जा रहे थे, वीकेंड के लिए रेडी, बिल्कुल अनअवेयर। शहर के डीप में एक सपोजिडली सिक्योर फैसिलिटी में प्लान सेट हो रहा था। एक प्लान जो ऑडेशियस था और मेटिकुलसली क्राफ्टेड था। यह यूनाइटेड स्टेट्स की अब तक की सबसे बड़ी कैश रॉबरी बन सकता था। इस क्राइम ने सिक्योरिटी के इल्यूजन को तोड़ा और लॉ एनफोर्समेंट को महीनों तक बैफल्ड रखा। टारगेट मेटियो स्ट्रीट पर डनबर आर्मर्ड फैसिलिटी। यह एक फोर्ट्रेस जैसा था। यहां लाखों डॉलर गिने और स्टोर होते थे और ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार। सिक्योरिटी स्टेट ऑफ द आर्ट, सर्विलांस कैमरे, आर्म्ड गार्ड्स, लॉक्स और अलार्म, आउटसाइडर के लिए इम्पेनेट्रेबल। पर मास्टरमाइंड्स को अंदर की वीकनेस पता थी। हर सिस्टम में एक लूप होल होता है और वे उसे ड्रामेटिक तरीके से एक्सप्लॉइट करने वाले थे। उस रात शहर सो रहा था। हर बड़े क्राइम का एक सेंट्रल फिगर होता है, एक मास्टरमाइंड जो केओस को ऑर्केस्ट्रेट करता है। डनबर आर्मर्ड रॉबरी में वो फिगर एलन पेस III था। पेस कोई हार्डेंड क्रिमिनल नहीं था, वो डनबर का एक एम्प्लॉय था। वो रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था। उसकी पोजीशन ने उसे अनपैरेलल्ड एक्सेस और नॉलेज दी। मैटेओ स्ट्रीट जैसी फैसिलिटीज की सिक्योरिटी सुनिश्चित करना उसका काम था। वो हेन हाउस की रखवाली के लिए तैनात फॉक्स था। हर एक कमजोरी, हर ब्लाइंड स्पॉट सिस्टम में, हर लूप होल, यह अंदरूनी जानकारी फाउंडेशन थी। पेस एक शांत, ऑब्जर्वेंट आदमी था। इंस्पेक्शंस में वो सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं, वो सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं, वो फैसिलिटी का लेआउट स्टडी कर रहा था, कैमरा लोकेशंस मेमोराइजिंग कर रहा था, गार्ड्स के रूटीन्स को टाइम कर रहा था। कौन से कैमरे असली थे, कौन से सिर्फ डिकॉयज थे। वॉल्ट के लॉकिंग मैकेनिज्म्स जाना, कैश के पीक टाइमिंग को जाना। शुक्रवार की रात वॉल्ट ओवरफ्लोइंग होगा। उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी, एक गोल्डन टिकट। उसने क्रिमिनल प्लान का बीज उगाया। एक प्लान चाहे कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, किसी टीम के बिना यूजलेस है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। एलन पेस जानते थे कि वह इतनी बड़ी हाइस्ट अकेले नहीं कर सकते थे। उन्हें अकॉम्प्लिसेस चाहिए थे, ऐसे लोग जिन पर वह पूरी तरह ट्रस्ट कर सकें। तो उन्होंने अपने बचपन के दोस्तों के सर्कल की तरफ रुख किया। ये कोई सीजन बैंक रॉबर या प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थे। ये उनके पड़ोस के ऑर्डिनरी आदमी थे। एरिक डेमन बॉयड, यूजीन लैमर हिल जूनियर, फ्रेडी लिन मैक्रेडी जूनियर, टेरी डेवन ब्राउन सीनियर। वे एक दूसरे को सालों से जानते थे। उनके बीच लॉस एंजल्स की सड़कों पर बना एक बॉन्ड था। पेस का मानना था कि दोस्ती का यह बॉन्ड क्रिमिनल लॉयल्टी के पैक्ट में बदल जाएगा। उन्होंने उन्हें अपना आइडिया बताया, रातों रात मिलियनेयर बनने का एक सीमिंगली फूल प्रूफ प्लान। इजी मनी का लालच इंटॉक्सिकेटिंग था। इन आदमियों के लिए, जिनमें से कई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, लगभग $19 मिलियन चुराने का प्रोस्पेक्ट एक लाइफ ऑल्टरिंग अपॉर्चुनिटी थी जिसे वे रिफ्यूज नहीं कर सकते थे। पेस ऑपरेशन का ब्रेन्स था, आर्किटेक्ट था। उसने पेंसटेकिंग डिटेल में प्लान बताया, उन्हें इसकी हाई सक्सेस रेट का एश्योरेंस दिया। डंके डकैती की सफलता सबसे ऊपर एक चीज पर टिकी थी, मेटिकुलस प्लानिंग। एलन पेस ने कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ा। क्राइम के लिए उनका ब्लूप्रिंट क्रिमिनल स्ट्रेटेजी का एक मास्टर क्लास था, जिसमें उन्होंने सेफ्टी इंस्पेक्टर के रूप में अपने टाइम के दौरान पहचान की गई हर सिक्योरिटी फ्लॉ का फायदा उठाया। पहला स्टेप था टाइमिंग। पेस जानते थे कि सबसे ज्यादा कैश फ्राइडे नाइट को वॉल्ट में होगा, एक हफ्ते के बिजनेस कलेक्शन के बाद और वीकेंड के बैंक डिपॉजिट से पहले। उन्होंने फ्राइडे सितंबर 12, 97 की रात चुनी। उन्हें यह भी पता था कि डिपो में लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग घंटों के दौरान एक स्केलेटन क्रू ड्यूटी पर होता है, जिससे पोटेंशियल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। डकैती आधी रात के ठीक बाद शुरू होने वाली थी, एक ऐसा टाइम जब शहर शांत था और गार्ड्स अपने सबसे कम अलर्ट पर होने की उम्मीद था। एंट्री प्लान डिसेप्टिवली सिंपल था। पेस और उनके क्रू को दीवारों को तोड़ने या कॉम्प्लेक्स अलार्म सिस्टम को डिसेबल करने की जरूरत नहीं थी। पेस को लेआउट और गार्ड के शेड्यूल पता थे। उन्होंने क्रू के लिए सड़क के पार इंतजार करने की प्लानिंग की। फैसिलिटी को देखते हुए वे उस पल का इंतजार करेंगे जब एक स्पेसिफिक गार्ड, जो आधी रात के आसपास एक लंबी लंच ब्रेक लेने के लिए जाना जाता था, एक साइड डोर खोलेगा। यह उनकी अपॉर्चुनिटी की विंडो थी। जैसे ही 12 सितंबर 1993 की आधी रात हुई, एलन पेस और उसके 5 साथी अपनी जगह पर आ गए। यू-हॉल ट्रक पास में ही पार्क था। टीम तैयार थी। महीनों से की गई प्लानिंग अब टेस्ट पर थी। जैसा कि पेस ने अनुमान लगाया था, डनबर फैसिलिटी के अंदर के गार्ड्स ने बारी बारी से अपना लंच ब्रेक लेना शुरू कर दिया।
टीम ने अपने मौके का इंतजार किया। जब एक गार्ड एक साइड का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा तो टीम हरकत में आ गई। वे तेजी से और चुपचाप आगे बढ़े, गार्ड को रिएक्ट करने या अलार्म बजाने का मौका दिए बिना उसे काबू कर लिया। यह पहला क्रिटिकल स्टेप था। दरवाजा अब खुला था और भेड़िए बाड़े के अंदर थे। अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने एक एक करके दूसरे गार्ड्स को एम्बुश किया। इसकी मास्क पहने हुए और हथियारबंद उन्होंने कर्मचारियों को जल्दी से काबू कर लिया। उन्हें डक्ट टेप और जिप टाई से बांध दिया। पेस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहा था। उसने इंटरनल सिक्योरिटी वीडियो टेप्स को नष्ट करना सुनिश्चित किया, अपनी उपस्थिति के किसी भी विजुअल एविडेंस को मिटा दिया। उसने अपनी टीम को शांत अथॉरिटी के साथ निर्देश दिया। उसकी आवाज ही तनावपूर्ण माहौल में एकमात्र गाइड थी। उसे ठीक ठीक पता था कि कहां जाना है और क्या करना है। कुछ ही मिनटों में पेस और उसकी टीम ने कथित तौर पर सिक्योर डनबर डिपो पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। फैसिलिटी सिक्योर होने के बाद अगला फेज शुरू हुआ। वॉल्ट को खाली करना। पेस अपनी टीम को वॉल्ट तक ले गया, जो रात की शिफ्ट के टेलर्स के लिए रात भर खुला रहता था। कैश की मात्रा चौंका देने वाली थी। पैसे से भरे बैग मेटल के पिंजरों में ऊंचे ढेर थे। टीम ने तेजी से काम किया, भारी कैश बैग्स को रोलिंग कार्ट्स पर लाद दिया। यह एक फिजिकली डिमांडिंग काम था। उन्हें शाब्दिक रूप से टनों करेंसी को मूव करना था। उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाई, कार्ट्स को वॉल्ट से लोडिंग बे तक ले गए, जहां उन्होंने यू हॉल ट्रक को बैकअप किया था। फैसिलिटी के अंदर का पूरा ऑपरेशन केवल लगभग 30 मिनट का था। यह कंट्रोल कियोस्क का एक बवंडर था। लगभग 12:30 बजे तक यू हॉल ट्रक में $18.9 मिलियन लोड हो चुके थे। टीम ने ट्रक के दरवाजे बंद कर दिए, बंधे हुए गार्ड्स को ब्रेक रूम में छोड़ दिया और लॉस एंजेलिस की रात में ड्राइव करके चले गए। उन्होंने कर दिखाया था। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास में सबसे बड़ी कैश रॉबरी को सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट किया था, बिना एक भी गोली चलाए और बिना किसी एक्सटर्नल अलार्म को ट्रिप किए। जैसे ही वे मार्टेओ स्ट्रीट से दूर जा रहे थे, उन्हें अजेय महसूस हुआ होगा। उन्होंने सिस्टम को हरा दिया था और अब वे अकल्पनीय रूप से अमीर थे। प्लान पूरी तरह से काम कर गया था, लेकिन जैसे ही शहर में सुबह हुई, उनकी आजादी पर घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई। क्राइम परफेक्ट था, लेकिन क्रिमिनल्स नहीं थे। डकैती के बाद की सुबह जब डे शिफ्ट के लिए आए एम्प्लॉयज ने अपने कॉलीग्स को बंधा हुआ और वॉल्ट को खाली पाया, तो क्राइम की गंभीरता भयानक रूप से साफ हो गई। लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट को तुरंत मौके पर बुलाया गया, लेकिन चोरी किए गए मैसिव अमाउंट और आर्मर्ड कार बिजनेस के इंटरस्टेट नेचर को देखकर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जल्दी ही लीड ले ली। इन्वेस्टिगेटर्स को एक डॉन्टिंग टास्क का सामना करना पड़ा। जबरन एंट्री के कोई निशान नहीं थे, कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़े गए थे और सिक्योरिटी टेप्स नष्ट हो गए थे। क्राइम सीन eerily क्लीन था, जो परपेट्रेटर्स की मेटिकुलस प्लानिंग का एक टेस्टामेंट था। एफबीआई की इनिशियल थ्योरी यह इनसाइड जॉब है। फैसिलिटी के लेआउट गार्ड शेड्यूल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इसलिए यह आउटसाइडर्स का काम नहीं हो सकता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने करंट और फॉर्मर एम्प्लॉयज का इंटरव्यू करना शुरू किया। एलन पेस भी उनमें से जिनसे सवाल पूछे गए। उसने डिसग्रंटल्ड लेकिन इनोसेंट एक्स एम्प्लॉय का रोल निभाया। उसने उनके सवालों के जवाब दिए, अपनी थ्योरीज दी और ब्रीच पर अपना शॉक एक्सप्रेस किया। उसे क्राइम से जोड़ने वाले कोई एविडेंस न होने के कारण इन्वेस्टिगेटर्स के पास उसे जाने देने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। एलन पेस और उसके बाकी साथियों का जो ट्रायल था, उससे डंबर हाइस्ट की पूरी कहानी पब्लिक के सामने आ गई। यूजीन हिल की गवाही और एफबीआई द्वारा कलेक्ट किए गए एविडेंस के साथ आउटकम इनएविटेबल था। जून 2001 में रॉबरी के लगभग 4 साल बाद एलन पेस दी थर्ड, जो मास्टरमाइंड था, उसे कॉन्स्पिरेसी, बैंक लर्सनी और विटनेस टैंपरिंग का दोषी पाया गया। उसे फेडरल प्रिजन में 24 साल और 2 महीने की सजा सुनाई गई। उसके साथियों को भी क्राइम में उनकी भूमिका के लिए लंबी सजा मिली। लग्जरी लाइफ का सपना, जो चोरी के पैसों से खरीदा गया था, जेल की हार्श रियलिटी में खत्म हो गया। यह एक पावरफुल लेसन देता है, चाहे प्लान कितना भी क्लेवर क्यों ना हो, क्राइम के कॉन्सिक्वेंसेस गंभीर और इनेस्केपेबल होते हैं। तो $1809 मिलियन का क्या हुआ? इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि उन्हें चोरी हुए कैश में से 5 मिलियन से भी कम रिकवर हुए। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमेशा के लिए खो गया। रॉबर्स और उनके परिवारों ने खर्च कर दिया या फेल्ड मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स में बर्बाद कर दिया। बहुत सारा पैसा ट्रेस करना बहुत मुश्किल था। लाखों अभी भी अनअकाउंटेड हैं, शायद इतने अच्छे से छिपाए गए हैं कि वे कभी नहीं मिले, या दशकों से धीरे धीरे और सक्सेसफुली इकोनॉमी में इंटीग्रेट हो गए हैं। मिसिंग मिलियंस का मिस्ट्री डंबर स्टोरी में इंट्रीग की एक और लेयर जोड़ता है, जो चोरी के शीर स्केल की याद दिलाता है।
जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, विजिलेंट रहें, सेफ रहें, क्योंकि एक क्रिमिनल माइंड हमेशा काम पर होता है।